नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तथागत एडुज़ोन पर। आज बिहार जो 2024-25 का बजट है, उसको हम देखेंगे। बिहार बजट वर्ष 2024-25 के बिहार के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री क्या नाम है, तो सम्राट चौधरी ने 13 फरवरी 2024 को पेश किया। इस बजट का जो कुल प्रावधान कितना है, तो 2,78,725 लाख है, जो पिछले वित्त वर्ष 2,61,000 करोड़ रुपए से कितना 6.43% अधिक है। बजट का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो समावेशी विकास और सतत विकास है। ये थीम है, पूछ सकता है। आवंटन कितना, तो शिक्षा को 52,639 करोड़ आवंटित किया गया है। गृह विभाग को 16,323 करोड़ रुपए, सड़क विभाग को 15,235 करोड़, स्वास्थ्य विभाग का 14,932 करोड़, ग्रामीण विकास को 14,296 करोड़। इन 5 क्षेत्रों के लिए कुल बजट आवंटन का 40% आवंटित किया गया है। क्या है, तो वर्ष 2024-25 के लिए बिहार का सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी कितना वर्तमान मूल्यों पर है, तो 9.76%, 9.76 लाख करोड़ रुपए है। फिर सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी 2024-25 के लिए कितना है, तो 9,76,514 करोड़, जो पिछले वर्ष के 8,58,000 से 13.69% अधिक है। राजकोषीय घाटा कितना इस बार रहने की उम्मीद है, तो 2.98%, जो कि 3% की सीमा के अंदर है। तो रुपए में देखें तो 29,095 करोड़ रुपया है। फिर राजस्व व्यय क्या, तो व्यय का विभाजन जो होता है राजस्व में 2,25,677 करोड़ रुपए, जो कि 23-24 से 10% कम है। पूंजीगत व्यय में कितना, तो 26% कम है। कितना है, 2 लाख कितना है, तो 29,416 करोड़ है। प्रतिबद्ध व्यय कितना है, तो कुल प्रतिबद्ध व्यय वेतन, पेंशन और ब्याज भुगतान पर कितना है, 92,882 करोड़ होगा, जो अनुमानित राजस्व प्राप्तियों का 41% है। वेतन का हिस्सा कितना है, तो 40,559 करोड़, जो पिछले वर्ष की तुलना में 30% अधिक है। बुनियादी ढांचा विकास के लिए 26,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया है। इसमें राजमार्गों, हवाई अड्डों, मेडिकल कॉलेजों और खेल के ढांचे के विकास के लिए आवंटन शामिल है। बिहार बजट में और क्या क्या है, तो कुल राजस्व प्राप्तियां कितनी हैं, 2,24,350 करोड़। कुल राजस्व व्यय कितने हैं, 2,25,677 करोड़। राजस्व घाटा कितना है, तो 1,327 करोड़ रुपए का है। फिर प्राथमिक राजस्व घाटा कुल राजस्व घाटे के ब्याज भुगतान को घटाकर प्राप्त होता है। यह की वित्तीय स्थिति को दर्शाता है। 2024-25 के बजट में प्राथमिक राजस्व घाटा निम्नलिखित है। प्राथमिक राजस्व घाटा कितना है, तो 2,409 करोड़ रुपए है। फिर इधर देख लेते हैं, जो चार्ट में आंकड़े दिए गए हैं। प्रतिबद्ध व्यय कितना करोड़ रुपए में है, तो वेतन पर कितना दिया गया है, 40,559 करोड़। पेंशन पर कितना है, तो 31,796 करोड़। 40,059 जो वेतन पर कितना 24% दिया गया, पेंशन पर 8% खर्च हो रहा है। ब्याज भुगतान पर कितना 20,526, जो कि पूरे व्यय का 12% है। उसके बाद राज्य सरकार की प्राप्तियों का दिया गया है, तो राज्य के स्वयं कर से कितनी 54,300 करोड़ रुपए प्राप्त होते हैं, जो कि 8% है। राज्य की स्वयं गैर कर से तो 7326 करोड़ रुपए प्राप्त होती है, जो कि 11% है। फिर है केंद्रीय करों में हिस्सेदारी कितनी, तो 1,13,012 करोड़ रुपए कितनी, तो इसकी हो गई 10, जो कि कुल जो राज्य की संपत्ति है उसका 10% है। फिर बिहार की अर्थव्यवस्था देखेगा, तो जीएसडीपी वर्ष 2022-23 में बिहार की जीएसडीपी स्थिर कीमतों पर 10.6% की वृद्धि दर से बढ़ी है। 2022-23 में बिहार की जीएसडीपी राष्ट्रीय जीडीपी 7.2% की दर से अधिक बढ़ने का अनुमान है। ये तो सही बात है। 10% बिहार की और देश की जो है 7.2% ही थी। क्षेत्र वर्ष 2022-23 में कृषि, मैन्युफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्र में क्रमशः 6.7 यानी कि प्राथमिक, सेकेंडरी और जो टर्सरी सेक्टर है, तो 6.7%, 6.8% और 13% की वृद्धि होने का अनुमान है। वर्ष 2022-23 में कृषि, मैन्युफैक्चरिंग और सेवाओं का अर्थव्यवस्था में कितना, तो 25%, 17% और 58% का योगदान का अनुमान लगाया गया है। फिर प्रति व्यक्ति जीएसडीपी 2022-23 में बिहार की प्रति व्यक्ति जीएसडीपी मौजूदा कीमतों पर कितनी थी, तो 59,637 रुपये अनुमानित है, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 14% की वृद्धि हुई है। तो राष्ट्रीय जो जीएसडीपी 2022-23 में कितनी 1,96,983 रुपये, बिहार की कितनी 59,637 रुपये है। फिर बेरोजगारी क्या है, तो पीरियोडिक लेबर सम फोर्स जो सर्वे आता है जुलाई 2022 जून 2023 के अनुसार बिहार में बेरोजगारी दर 3.9% थी, जो राष्ट्रीय स्तर की 3.2% से अधिक थी। 15 से 29 वर्ष आयु के वर्ग में बेरोजगारी कितनी 13.9% थी, जो राष्ट्रीय स्तर 10% से भी अधिक थी। चार्ट में भी वही दिया है। कृषि क्षेत्र का कितना है, तो वृद्धि दर 6.7% है और सेवा क्षेत्र की कितनी है, तो 13% रही है। उसका जीएसडीपी में तो 10% की भागीदारी है
और उत्पाद क्षेत्र की कितनी है, 6.8% रही है। बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण देख लेते हैं। तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 राज्य की आर्थिक स्थिति, विकास और विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति का विस्तृत विवरण प्रदान करता है। यहाँ इसके मुख्य बिंदुओं का सारांश दिया गया है। मुख्य आर्थिक सर्वेक्षण क्या है, तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी क्या है, वर्ष 2022-23 में बिहार का जीएसडीपी 8,58,928 करोड़ रुपए था, जो वर्ष 2023-24 में 13.69% की बढ़कर के 9,76,514 करोड़ होने का अनुमान है। विकास दर कितनी, तो बिहार की आर्थिक विकास दर वर्ष 2022-23 में 10.64% थी, जो देश में सबसे ज़्यादा है। फिर प्रति व्यक्ति आय के 22-23 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितना 54,383 रुपये थे, जो 23-24 में बढ़कर के 60,997 रुपये हो गई है। तो 2023-24 में बिहार की जो प्रति व्यक्ति आय है वो बढ़कर के 60,097 रुपये हो गई है। फिर क्षेत्रीय विश्लेषण दिया तो कृषि क्षेत्र की जीएसडीपी में योगदान कितना है, 22% है। मतलब बिहार का जो है 22% कृषि क्षेत्र का योगदान है जीडीपी में। फिर उद्योग क्षेत्र में जीएसडीपी में, उद्योग क्षेत्र का जो है जीएसडीपी राज्य की जो जीडीपी है उसमें योगदान 17% ही है। सेवा क्षेत्र का राज्य की जीडीपी में योगदान कितना है, तो 61% है। तो कृषि क्षेत्र का पहले पे सेवा क्षेत्र है, दूसरे पे कृषि क्षेत्र, और जो निर्माण क्षेत्र है बिहार में, बिहार की अर्थव्यवस्था में योगदान उसका काफ़ी कम है। फिर अगला शिक्षा क्या है, तो साक्षरता दर जो है बिहार में कितनी है, 70.9% है। प्राथमिक शिक्षा में नामांकन जो है 95% है। वित्तीय प्रबंधन राजस्व देखें तो बिहार 2023-24 में कुल राजस्व का कितना है, तो 2,24,350 करोड़ रुपए का होने का अनुमान है। राज्य का कर राजस्व कितना है, तो 1,05,640 करोड़ रुपए। केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा 90,590 करोड़। केंद्र से अनुदान कितना है, तो 12,500 करोड़। व्यय क्या है, तो 2023-24 में कुल व्यय जो है 2,79,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। राजस्व व्यय क्या है, तो 2,25,677 करोड़ रुपए। पूंजीगत व्यय क्या है, तो 29,416 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। बिहार में योजनाएं कौन कौन सी, तो इंपॉर्टेंट है, योजनाओं से क्वेश्चन आते हैं, देखते हैं। बिहार क्या है, तो परवरिश योजना 2024 की है। बिहार सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से बिहार में रहने वाले वे सभी अनाथ और निराश्रित बच्चों के लिए जिनके माता पिता की बीमारी के चलते अनाथ और निराश्रित हो चुके हैं, तो मृत्यु हो गई जिनके माता पिता की, उन बच्चों के लिए अनाथ और निराश्रित बच्चों के लिए बिहार परवरिश योजना 2024, उन सभी बच्चों को इस योजना के तहत हर महीने कितना, तो 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। निराश्रित बच्चों के लिए 1,000 रुपये पर मंथ की आर्थिक सहायता। बिहार लघु उद्यमी योजना, तो मुख्य बिंदु क्या है, तो ये व्यवसाय शुरू करने के लिए, यानी कि आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे परिवारों को अपना व्यवसाय शुरू करने में सहायता करने के लिए लघु उद्यमी योजना शुरू की गई है। सरकार ने बिहार लघु उद्यमी योजना 2024 के तहत लगभग कितना 94 लाख परिवारों को प्रति परिवार 2 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की है। तो इसमें प्रति परिवार 2 लाख तक की वित्तीय सहायता का प्रावधान है, और इसमें है कि आर्थिक संघर्ष से जो परिवार सामना कर रहे हैं उनको व्यवसाय शुरू करने के लिए इसको शुरू किया गया है। हर घर बिजली योजना 2024 जो है, ये क्या है, तो ये उद्देश्य बिहार के हर घर में बिजली पहुंचाना है। इस समस्या को दूर करने के लिए बिहार सरकार राज्य में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सभी परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन देगी। तो गरीबी रेखा से नीचे जितने बीपीएल वाले जितने हैं उनको मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। बिहार हर घर बिजली योजना के तहत राज्य भर में 50 लाख यानी कि 5 मिलियन से ज़्यादा घरों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। फिर बिहार मुफ्त लैपटॉप योजना 2024, ये भी 12वीं पास और कॉलेज में पढ़ाई कर रहे आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए बिहार की फ्री लैपटॉप योजना शुरू की गई है। तो 12वीं का पास कर चुके हैं और कॉलेज में पढ़ाई करने के वाले आर्थिक रूप से कमजोर जो छात्र हैं उनके लिए फ्री लैपटॉप योजना है। योजना के तहत सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के ऐसे छात्रों को लैपटॉप खरीदने के लिए सहायता राशि देगी जो लैपटॉप खरीदने में असमर्थ हैं। अगला है मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना 2024 की भी है। तो इसमें मेन उद्देश्य इसका भ्रूण हत्या को रोकने के लिए है। इसके माध्यम से जन्म लेने वाली बेटियों, यानी जो प्रदेश में जन्म लेने वाली बेटियों के नाम पर कितना 2,000 रुपये का निवेश किया जाएगा। 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने के पश्चात उसका परिपक्वता मूल्य के बराबर राशि जो होगी वो प्रदान कर दी जाएगी। बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना क्या है, तो बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी, बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, जीविका योजना ये जीविका योजना है, बिहार आजीविका इसी का नाम है। बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है किसके द्वारा, तो विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त है। इसका उद्देश्य है ग्रामीण गरीब महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों में एसएचजी जो है उसको बढ़ावा देने के लिए ये शुरू की गई, विश्व बैंक द्वारा समर्थित है। बिहार सम्मुखी नलकूप योजना क्या है, तो किसानों के लिए, यानी कि बिहार के किसानों के लिए एक नई योजना प्रारंभ की गई है जिसके तहत सिंचाई व्यवस्था प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत किसानों को नलकूप लगाने के लिए कितना है, तो 80% तक की सब्सिडी दी जाएगी।
ये अच्छी योजना है किसानों के लिए। बिहार में अन्य योजनाएं कौन है तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, इसके तहत उद्योग विभाग द्वारा 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है, जिसमें 50% तक सब्सिडी भी दी जाती है। फिर दक्ष योजना क्या है तो इसका मिशन दक्ष जो है का प्रारंभ 8 से कक्षा 3 से लेकर कक्षा 8 तक के कमजोर स्टूडेंट की पहचान कर उन्हें विशेष रूप से हिंदी, गणित, अंग्रेजी की कक्षाएं प्रदान करना है। मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना जो है, इस योजना का उद्देश्य भिखारियों के अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें बढ़ावा देना है, ताकि नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से उनकी देखभाल, सुरक्षा, विकास, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सशक्तिकरण सुनिश्चित किया जा सके। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना क्या है तो इस योजना की शुरुआत बिहार सरकार द्वारा की गई है। इस योजना के तहत राज्य के बीपीएल एवं परिवार एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को अपनी बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी परिवार को 51,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। लाभार्थी की पात्रता जो है, लाभार्थी लड़की की उम्र कितनी 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, लड़के की जो उम्र है 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। फिर कन्या उत्थान योजना 2024 की मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही है। उद्देश्य क्या है तो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही बालिकाओं को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके लिए क्या है तो उन्हें 50,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। सात निश्चय योजना 2015 में शुरू की गई थी बिहार सरकार द्वारा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रही, तब से इसके कई सीजन भी आ चुके हैं। इस योजना की घोषणा वर्ष 2015 में की गई थी। मुख्य बिंदु क्या तो हर घर नल से जल, हर घर बिजली लगातार, गली नाली पक्कीकरण, शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, आर्थिक हल, युवाओं को बल, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, स्वच्छ गांव और समृद्ध गांव। आर्थिक कर ये जो आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, इसमें 35% आरक्षण महिलाओं को दिया गया, वो चाहे बिहार की हो या किसी अदर स्टेट की हो, सबके लिए दिया गया था। फिर 7 निश्चय 2.0 भी आई थी, तो इसमें 2020 में शुरू किया गया था। युवा शक्ति बिहार की प्रकृति, युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करना, कौशल विकास के नए केंद्र स्थापित करना, तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना। सक्षम महिला सक्षम बिहार, ये 7 निश्चय 2.0 के तहत आया था। महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए योजनाएं, स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देना। फिर महिलाओं के लिए विशेष प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम, हर खेत तक सिंचाई का पानी, तो सभी खेतों तक सिंचाई की सुविधा पहुंचाना, जल संसाधनों का समुचित उपयोग और प्रबंधन, नई सिंचाई परियोजनाओं का विकास करना, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव 2.0, तो स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना, ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की स्थापना करना, गांवों में हरियाली और पर्यावरण संरक्षण के उपाय बढ़ाना। फिर शिक्षित बिहार विकसित बिहार, ये 5वीं थी। तो शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, नए स्कूल और कॉलेजों की स्थापना करना और डिजिटल शिक्षा जो है उसको बढ़ावा देने के लिए। फिर है सुलभ संपर्कता, तो गाँव और शहरों के बीच बेहतर संपर्क सुविधा, नई सड़कें, पुल और सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का विकास करना, यातायात और परिवहन प्रणाली में सुधार करना। सभी के लिए शुद्ध पेयजल क्या तो प्रत्येक घर में शुद्ध पेयजल की सुविधा, पानी की गुणवत्ता और वितरण प्रणाली में सुधार करना, जल संरक्षण और पुनर्चक्रण की योजनाएं बनाना। बिहार मुख्यमंत्री आवास योजना, तो इस योजना के माध्यम से राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को घर की मरम्मत के लिए कितना तो 1,20,000 रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। इस राशि को लाभ प्राप्त कर राज्य के नागरिक अपने घर की मरम्मत अच्छे से करा सकते हैं। फिर अगला बिहार रोजगार भत्ता योजना क्या है तो लाभार्थी की पात्रता जो है बिहार का निवासी होना चाहिए। आवेदक की आयु जो है 20 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक कम से कम 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। वित्तीय सहायता क्या तो लाभार्थी को 1,000 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसमें अधिकतम 2 वर्षों तक दिया जाएगा ये। तो बेरोजगार बिहार जो है बेरोजगार भत्ता योजना है। फिर बिहार में जो मेले, त्योहार एवं प्रोत्साहन जो महोत्सव हैं उनको देख लेते हैं। तो सोनपुर मेला जो है इसे हरिहर क्षेत्र मेला भी कहा जाता है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है और बिहार के सोनपुर में गंगा जो और गंडक नदियों के संगम पर आयोजित किया जाता है। यह मेला प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा यानी कि नवंबर-दिसंबर के दौरान आयोजित किया जाता है। मेले का जो मुख्य आकर्षण है क्या तो पशुओं का व्यापार है, जिसमें हाथी, घोड़े, गाय, भैंस, ऊँट, बकरी आदि शामिल होते हैं। पशु प्रेमी और व्यापारी यहाँ बड़े पैमाने पर पशुओं की खरीद बिक्री करते हैं। तो पशुओं का सबसे बड़ा जो व्यापार मेला है कौन सा है? सोनपुर मेला। हरिहर नाथ मंदिर में पूजा अर्चना और स्नान की परंपरा है। मेले में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे नृत्य, संगीत, नाटक और पारंपरिक खेल आयोजित किए जाते हैं। मेले में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की दुकानें लगती हैं, जहाँ कृषि उपकरण, हस्तशिल्प, कपड़े, खिलौने, आभूषण आदि उपलब्ध कराए जाते हैं। बिहार विभिन्न राज्य सरकारें और कंपनियां अपने उत्पादों और सेवाओं की प्रदर्शनी भी यहाँ लगाती हैं। अगली जो योजना है क्या है तो छठ पूजा है। बिहार क्या है आज के समय में भारत का भी बहुत बड़ा त्यौहार ये माना जा रहा है। छठ पूजा जो है बिहार का सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध त्यौहार है, जिसे सूर्य देवता की पूजा के रूप में मनाया जाता है। तो किस देवता के लिए होता है ये? सूर्य देवता की पूजा के लिए।
समय क्या है, तो त्यौहार का कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की षष्ठमी को मनाया जाता है। ये आमतौर पर अक्टूबर नवंबर में ये पड़ता है हर साल। फिर मुख्य गतिविधियां इसमें क्या होता है, व्रत होता है, गंगा या अन्य पवित्र नदियों में स्नान, फिर सूर्य देवता को अर्घ देना जैसी गतिविधियां शामिल होती हैं। महत्व क्या, तो यह त्योहार परिवार की समृद्धि और स्वस्थ स्वास्थ्य के लिए मनाया जाता है। बिहुला त्योहार कहाँ, तो बिहुला त्योहार मुख्य रूप से बिहार के भागलपुर जिले में मनाया जाता है। यह त्योहार पूर्वी बिहार में काफ़ी प्रसिद्ध है। यह त्योहार प्रत्येक वर्ष अगस्त महीने में मनाया जाता है। बिहुला जो है अगस्त महीने में मनाया जाता है। इस त्योहार में शानदार मंजूषा कला का जश्न मनाया जाता है। मंजूषा पेंटिंग जो है वो बहुत फेमस है बिहार की, जो बिहार में पाए जाने वाले अन्य कला रूपों की तरह ही शानदार है। अगला है बुद्ध जयंती, तो ये मई महीने में वैशाख पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। पूर्णिमा के दिन ऐसा माना जाता है कि बुद्ध का जन्म, ज्ञान और जो महापरिनिर्वाण है इसी बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुआ था, इसलिए बुद्ध जयंती का त्यौहार मनाया जाने लगा। यह त्यौहार मुख्य रूप से बोध गया, राजगीर में मनाया जाता है और यह दिन महाबोधि मंदिर में प्रार्थना और उत्सव का दिन होता है। पितृपक्ष मेला, यह मेला प्रत्येक वर्ष के सितंबर महीने में गया में लगता है। फिर लोग क्या है, तो गया के लोग श्राद्ध कर्म करते हैं, इससे दिवंगत आत्मा को मोक्ष मिलता है। पितृपक्ष मेला जो है खास करके सितंबर अक्टूबर वाला महीना जो है सितंबर में ही रहता है। माना जाता है कि उन्होंने यही पहला पिंडदान किया था। तो क्या है, तो यह परंपरा भगवान राम से संबंधित है। माना जाता है कि उन्होंने पहला पिंडदान यही किया था। फिर सामा चकेवा क्या, तो यह मिथिला क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है जो भाई बहन के रिश्ते की समर्पित है। समय क्या है, तो कार्तिक महीने में विशेष रूप से छठ पूजा के समय ये के आसपास मनाया जाता है। मुख्य गतिविधियाँ क्या है, तो मिट्टी की गुड़ियों का निर्माण और उनका खेल भाई बहन द्वारा निभाने जाने वाली रस्में इसमें होती हैं। फिर अगला देखें तो बिहार में मेले और तीज त्यौहार और भी हैं, उनको भी देख लेते हैं। मलमास मेला क्या है, तो प्रत्येक महीने ये समय प्रत्येक क्या है, तीसरे वर्ष 32 माह एवं 16 दिन के पश्चात इसका आयोजन होता है। ये क्या है, तो 32 माह प्रत्येक तीसरे वर्ष यानी कि 32 माह एवं 16 दिन के पश्चात इसका आयोजन होता है। मलमास मेला राजगीर में आयोजित होता है, जो हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है। इस महीने में तीर्थ यात्रा और स्नान का विशेष महत्व है, क्योंकि माना जाता है कि इस समय पवित्र नदियों और कुंडों में स्नान करने से पापों का नाश होता है फिर और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मेले के दौरान श्रद्धालु विभिन्न पवित्र कुंडों में स्नान करते हैं। इसमें कौन है, सप्तधारा, ब्रह्मकुंड, सूर्यकुंड और मखदूम कुंड स्थित हैं। विभिन्न मंदिरों में पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। फिर है सिमरिया मेला का महत्व और इतिहास क्या है, तो सिमरिया मेला एक प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक मेला जो बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में गंगा नदी के तट पर आयोजित होता है। यह मेला मुख्य रूप से कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मनाया जाता है। धार्मिक महोत्सव महत्व क्या है, तो सिमरिया मेला का मुख्य आकर्षण गंगा स्नान है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा इसमें स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अगला है ऐतिहासिक महत्व क्या है, तो सिमरिया का ऐतिहासिक महत्व प्राचीन काल से है। यह माना जाता है कि महर्षि वाल्मीकि ने यहीं तपस्या की थी और रामायण की रचना की थी। इस क्षेत्र का उल्लेख जो है विभिन्न पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है। फिर सौराठ मेला महत्व और इतिहास क्या है, तो इसमें देखें सौराठ मेला, जिसे सौराठ सभा के नाम से भी जाना जाता है, बिहार के मिथिला क्षेत्र में मधुबनी जिले में सौराठ गांव में आयोजित एक पारंपरिक मेला है। धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व क्या है इसका, तो सौराठ मेला का आयोजन ज्येष्ठ आषाढ़ महीने माह जून में किया दौरान होता है। इस मेले का मुख्य उद्देश्य विवाह योग्य युवक युवतियों के माता पिता को एक स्थान पर लाकर विवाह संबंध तय कराने का काम किया जाता है। तो कौन सा, सौराठ मेला जो है। फिर अगला है ये कराना होता है। मैथिल समाज में इस मेले की परंपरा सदियों पुरानी है और इसे सामाजिक समरसता और एकता का प्रतीक माना जाता है। ऐतिहासिक महत्व क्या है, तो यह मेला करीब 700 साल पुराना है। इसे मिथिला के राजाओं द्वारा प्रोत्साहित किया गया था। मेले में भाग लेने वाले परिवारों को अपने गोत्र और कुल की जानकारी देनी होती है, ताकि विवाह संबंधों में गोत्र और कुल की शुद्धता बनी रहे। अब बिहार में देख लेते हैं कौन कौन से जीआई टैग मिले। तो मधुबनी जो पेंटिंग है, स्थान मिथिला क्षेत्र, विशेष रूप से मधुबनी जिला। यह पारंपरिक कला का मिथिला क्षेत्र की सांस्कृतिक, धार्मिक और जीवन शैली को दर्शाता है। इसमें प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है। चित्रकारी में देवी देवताओं, प्राकृतिक दृश्यों और पौराणिक कथाओं का। फिर भागलपुरी सिल्क जो है, इसको जीआई टैग कब 2007 में दिया गया था। भागलपुरी सिल्क जो है भागलपुर की रेशम की साड़ियाँ और वस्त्र अपनी उत्कृष्ट बुनाई की गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है। इसको 2009 में मिला था। फिर है करतनिया चावल जो है, करतनी चावल या कतरनी चावल जो है, भागलपुर का बांका और अन्य नज़दीकी जिलों में होता है। यह चावल अपनी सुगंध और स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। कतरनी चावल की विशेषता यह है कि यह छोटे हल्के भूरे रंग के दाने होते हैं। स्वाद है, इसका स्वाद बहुत सुगंध होता है। इसको जीआई टैग कब 2018 में मिला था। फिर मगही पान जो है,
मगही पान का नालंदा, गया, मुंगेर जिलों में मगही पान अपनी विशिष्ट मिठास और सुगंध के लिए जाना जाता है। यह पान विशेष रूप से पारंपरिक समारोह और धार्मिक अनुष्ठानों में उपयोग किया जाता है। जीआई टैग इसको भी 2018 मिला है। शाही लीची जो है मुजफ्फरपुर जिले में ज़्यादा होती है। शाही लीची अपने रसदार और मीठे फल के लिए प्रसिद्ध है। इसकी गुणवत्ता और स्वाद अन्य लीचियों के से अलग और विशिष्ट है। इसको भी 2018 में जीआई टैग मिला है। फिर है सिलाव का खाजा, क्या है तो नालंदा जिले का है। सिलाव खाजा जो है एक पारंपरिक मिठाई जो अपनी कुरकुरी और मीठी परतों के लिए प्रसिद्ध है। यह नालंदा और उसके आसपास के क्षेत्रों में बहुत लोकप्रिय है। इसको भी 2018 में जीआई टैग मिला था। मंजूषा चित्रकला भागलपुर जिले में है। मंजूषा चित्रकला पारंपरिक कला का एक रूप है जिसमें लोक कथाओं और धार्मिक कथाओं का चित्रण होता है। इसे आमतौर पर बांस की टोकरी पर चित्रित किया जाता है। इसको 2017 में जीआई टैग मिला था। फिर अब आगे विविध देख लेते हैं। तो इसमें क्या क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के उपनाम क्या है इनका, देशरत्न, अजातशत्रु भी कहा जाता है। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है। अनुग्रह नारायण सिन्हा को बिहार विभूति कहा जाता है। स्वामी सहजानंद सरस्वती को किसान मसीहा कहा जाता है। श्री कृष्ण को क्या है तो श्री केसरी कहा जाता है। सच्चिदानंद सिन्हा को बाबू साहेब, विद्यापति को मैथिल कोकिल, जगजीवन राम को बाबूजी, रामधारी दिनकर को राष्ट्रकवि कहा जाता है। फिर हिंदी फिल्म कौन है तो कमल कल हमारा है जो है। भोजपुरी फिल्म क्या है तो गंगा मैया, तो ये पियरी चढ़ोबे। मैथिली फिल्म जो है कन्यादान है। मगही फिल्म क्या है तो भैया 1961 में। ये पहली फिल्में हैं जो बनी है बिहार से। उसके बाद में पीएमसीएच क्या है तो 1925 में स्थापना हुई। प्रथम दूरदर्शन क्या है तो 1978 में स्थापित हुआ। डीएमसीएच 1946 में। राष्ट्रीय परिवहन कृषि विश्वविद्यालय पूसा जो है ये क्या है तो 1905 में स्थापित हुआ था। अभी ये दिल्ली में स्थापित हो गया है। फिर अगला है हिंदी समाचार, बिहार बंधु 1874 में। दैनिक समाचार सर्वहितैषी था 1890 में। अंग्रेजी समाचार साप्ताहिक था, क्या नाम था तो द बिहार हेराल्ड। अंग्रेजी समाचार दैनिक वाले द सर्चलाइट। फिर इसके संपादक कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1962 में भारत रत्न मिला है इनको। जाकिर हुसैन को 1963 में मिला है। जयप्रकाश नारायण को 1999 में मिला है। बिस्मिल्लाह खां को 2001 में। और कर्पूरी ठाकुर को अभी 2024 में ही दिया गया है। बिहार में गंगा नदी के किनारे कितने 12 जिले हैं कौन, बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर और लखीसराय। फिर याज्ञवल्क्य की स्मृति में क्या है तो इसका वर्णन रामायण में है। इस विदेह के राजा जनक के समकालीन थे कौन, याज्ञवल्क्य जो है। आर्यभट्ट बिहार के गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। इनका जन्म कुसुमपुर पाटलिपुत्र में हुआ था। इन्होंने बीजगणित की आधारशिला क्या आर्यभट्टियम की रचना की है। फिर गुरु गोविंद सिंह जो है सिखों के 10वें गुरु, तो इनका जन्म 22 दिसंबर 1662 को पटना साहिब में हुआ था। ये सिखों के 10वें गुरु, तो 1662 में पटना में हुआ था इनका जन्म। आगे देख लेते और भी विविध है। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है, सच्चिदानंद सिन्हा जन्म इनका प्रारंभिक जन जीवन और शिक्षा क्या तो जन्म 10 नवंबर 1871 को हुआ था। मुंगेर जिले में शिक्षा उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बिहार में प्राप्त की और उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भी गए थे। ये कानून की डिग्री वहाँ से ली। राजनीतिक करियर के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सच्चिदानंद सिन्हा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे और स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिए। प्रथम भारतीय थे जिन्होंने हाउस ऑफ लॉर्ड्स का सदस्य बनाया गया था इन्हें। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बने थे और संविधान निर्माण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई थी। वे बिहार और उड़ीसा विधान परिषद के सदस्य थे और कई विधायी कार्यों में योगदान दिया था इन्होंने। फिर इनका निधन कब हुआ है तो 6 मार्च 1950 को इनका निधन भी हो गया है। फिर मौलाना मजहरुल हक, प्रारंभिक जीवन और शिक्षा 22 दिसंबर 1866 को बिहार के पटना जिले के ब्रह्मपुर गांव में हुआ था इनका जन्म। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पटना में प्राप्त की और इंग्लैंड से उन्होंने कानून की डिग्री, जितने उस समय कानून की डिग्री लेने भी इंग्लैंड जाते थे, अभी भी उतने हमें लगता नहीं जाते होंगे। राजनीतिक करियर क्या तो मौलाना मजहरुल हक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सक्रिय सदस्य थे और होम रूल लीग के अध्यक्ष भी थे। ये क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सक्रिय सदस्य थे और होम रूल के अध्यक्ष भी थे। इन्होंने चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। समाज सुधार क्या है तो मौलाना ने शिक्षा के महत्व को समझा और इसके प्रचार प्रसार के लिए कई विद्यालयों और शिक्षण संस्थानों की स्थापना की है। उसके बाद योगदान क्या तो द मदरलैंड नामक जो समाचार पत्र था, सदाकत आश्रम की नींव रखी है। द मदरलैंड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया है। निधन इनका कब हुआ है तो मौलाना मजहरुल हक का निधन 2 जनवरी 1930 को हो गया था। फिर आगे देखें तो जयप्रकाश नारायण जो है, प्रारंभिक शिक्षा और जीवन क्या है इनका तो 11 अक्टूबर 1902 को बिहार के सारण जिले के सिताब दियारा में इनका जन्म हुआ था।
उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पटना में प्राप्त की और अमेरिका से राजनीतिक विज्ञान और समाजशास्त्र से डिग्री प्राप्त की। उन्हें लोकनायक की उपाधि दी गई। स्वतंत्रता संग्राम में क्या था, तो क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समाजवादी विचारधारा के समर्थक थे और भारतीय समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य थे। स्वतंत्रता के बाद का योगदान इनका सबसे ज़्यादा रहा है। विनोबा भावे के जो भूदान आंदोलन का समर्थन किया इन्होंने। जेपी आंदोलन जो 1970 में हुआ था, दशक में हुआ था, भ्रष्टाचार और राजनीति असंतोष चरम पर था, तब इन्होंने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। आपातकाल का विरोध 1975 में। निधन 8 अक्टूबर 1979 में इनका पटना के निधन हो गया है। फिर आगे देखें अगर कुछ है तो आज ये जो बिहार स्पेशल था ये यहीं तक था। इसमें हमने 3 लेक्चर बनाए हैं। पहले में बिहार परिचय सामान्य जो है उसको मैप के माध्यम से पूरा समझाया गया है। दूसरा जो लेक्चर है उसमें बिहार जो इतिहास वाला भाग है उसमें बिहार इतिहास का जितना भी पोर्शन है उसमें प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक बिहार शामिल किया गया है। तीसरे वाले लेक्चर में हमने जो बिहार का कुछ पोर्शन रह गया था उसमें बजट वाला था और बिहार के मेले उत्सव, उसके बाद जो बिहार में विविध हैं तत्व उनको भी देख लिया है। चलो आज का लेक्चर यहीं तक था। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक आप लोग रिवीजन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।